क्योंकि उसकी जमा पूंजी लाखों में नहीं थी। दुश्मन सेना ने उसे नए अधिकारी की सेवा के लिए चुना और आदेश दिया कि वह मुख्य शयन कक्ष साफ करे, क्योंकि रात में अधिकारी वहां रहेगा। एना बहुत गुस्से में थी। उसके माता पिता इस युद्ध में मारे गए थे। अब दुश्मन सेना उसके माता पिता के कमरे को अपवित्र करने आ रही थी। राष्ट्रीय और व्यक्तिगत दुश्मनी ने उसे उस कैप्टन के प्रति घृणा से भर दिया था जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन एक फ्रांसीसी नागरिक के रूप में जर्मन आक्रमण का सामना करने में वह असहाय थी, इसलिए उसने चुप्पी के माध्यम से विरोध करने और अपनी अंतिम गरिमा बनाए रखने का निर्णय लिया। रात जल्दी हो गई। कप्तान को आने में 1 घंटा था, लेकिन कमरा इतना ठंडा हो गया कि दम घुटने लगा। अन्ना ने देखा कि दादाजी का मूड भारी है, इसलिए उसने बाख का प्रील्यूड बजाया ताकि माहौल थोड़ा शांत हो सके। सुंदर धुन घर में धीरे धीरे बह रही थी और मधुर पियानो संगीत के बीच एक सैन्य वाहन आंगन में आ गया। शायद संगीत बहुत सुंदर था। कप्तान गाड़ी से उतरने के बाद कदम धीमे कर दिए। वह धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलने लगी, इस माहौल को तोड़ने से डरते हुए। लेकिन जैसे ही अन्ना ने कप्तान को देखा, संगीत रुक गया और अन्ना ने ठंडे भाव से देखा जो उसकी कल्पना से अलग था। वह धारा प्रवाह फ्रेंच बोल रही थी, बहुत शिष्ट और सज्जन थी। उसने कहा कि यहाँ रहना उसकी मर्जी नहीं थी, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों ने जबरदस्ती किया था। इसके लिए उसने बुजुर्ग और लड़की से माफी मांगी। अन्ना और उसके दादा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों ने चुप्पी से विरोध करने का निर्णय लिया। इसके बाद अन्ना उसे अपने माता पिता के कमरे में ले गई, जिसे देखकर चार्ली संतुष्ट हुआ। लेकिन उसके धन्यवाद के शब्द पूरे नहीं हुए थे कि अन्ना बिना पीछे देखे दरवाजा बंद करके बाहर चली गई, दादा पोती के स्पष्ट ठंडेपन और विरोध के प्रति। चार्ली इसे दिल पर नहीं लेता। वह रोज वही दृश्य दोहराता है, सुबह विदाई और रात को शुभ रात्रि। जब भी वह बात करता है, उसकी नजरें अन्ना पर टिक जाती हैं, भले ही उसे कोई प्रतिक्रिया न मिले, भले ही वह अन्ना के बारे में कुछ न जानता हो, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं। लेकिन उसकी आत्मा उस पर इतनी गहराई से मोहित हो गई है कि वह विरोध नहीं कर सकता। और अन्ना की चार्ली के प्रति नाराजगी कम होने के बजाय बढ़ गई है, इतनी कि वह अपने दादा को सुनाने के लिए कोई धुन बजाने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाख, बीथोवेन और मोजार्ट सभी जर्मन हैं। जब तक चार्ली है, वह पियानो नहीं छूती। अगले दिन अन्ना जब छोटे शहर से सामान खरीद कर बाहर आई तो उसकी साइकिल चोरी हो गई। अब उसे 11 नंबर की बस से घर जाना था, लेकिन रास्ता लंबा था और पैरों में दर्द के कारण उसे बैठकर आराम करना पड़ा। उसी समय चार्ली घर लौट रहा था। उसने ईमानदारी से अन्ना को कार में बैठने का न्योता दिया। अन्ना ने कुछ पल सोचा और फिर कार की ओर बढ़ गई। चार्ली ने उत्सुकता से कार का दरवाजा खोला, लेकिन अन्ना बगल से निकल गई। चार्ली निराश हुआ। उसने कार की रफ्तार धीमी की और चुपचाप पीछे चलने लगा। जब उसने देखा कि अन्ना का रुख अटल है, तो उसने ड्राइवर को तेजी से गाड़ी चलाने का इशारा किया। चार्ली के जाते ही अन्ना थककर जमीन पर बैठ गई। वह कमजोर लड़की थी, लेकिन दुश्मन को खुद को कम नहीं आंकने देगी। लेकिन प्यार की बात कौन कह सकता है। रात में चार्ली ने साधारण कपड़े पहनकर बातचीत की कोशिश की, लेकिन दादा पोती चुपचाप बैठे रहे। चार्ली चुपचाप आग के पास गया और खुद से बातें करने लगा। उसके माता पिता भी युद्ध में मारे गए थे और वह एक प्रसिद्ध संगीतकार था। सेना में शामिल होना देश की मांग थी। अन्ना चुपचाप सुन रही थी। उसके माता पिता भी इसी युद्ध में मारे गए थे और उसका आदर्श वही बाख था जिसे चार्ली पूजता था। दोनों युद्ध से घृणा करते थे, लेकिन राष्ट्रीय मशीन के सामने उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंत में चार्ली ने वही बात कही। कल रात की बात है। उस दिन जब सब कुछ छोड़ा, पड़ोसी का बच्चा अचानक गिरा। चार्ली ने उसे तुरंत उसकी मां के पास पहुंचाया। ये दृश्य अन्ना ने देखा। उसे लगा कि चार्ली अन्य जर्मन सैनिकों से अलग है। उसने चुपके से लड़के से पूछा कि चार्ली ने क्या कहा। जवाब मिला कि उसने उसे भविष्य में सुरक्षित रहने को कहा। उस दिन से अन्ना को चार्ली के प्रति कुछ भावनाएं होने लगीं और उसने मन ही मन उसे याद करना शुरू किया। जब चार्ली के घर आने का समय हुआ, वह बार बार दरवाजे की ओर देखने लगा। दादाजी को जब लाइट बंद करके कमरे में आराम करने जाना था, उसने तुरंत उन्हें रोक दिया। चार्ली का इंतजार करने के लिए उसने खुद ही पियानो न बजाने का वादा तोड़ दिया। जैसे ही उसने बात खत्म की, दरवाजा बंद हुआ। चार्ली ने हमेशा की तरह अभिवादन किया और चिमनी के पास गया। जर्मन अधिकारी होते हुए भी चार्ली फ्रांस के प्रति सम्मान में कंजूसी नहीं करता था। बात करते समय वह लगातार अन्ना की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अव्यक्त प्रेम था और अन्ना भी चोरी छिपे उसकी ओर देख रही थी। उसकी वर्दी में लिपटा हुआ वह सजीला और आकर्षक व्यक्तित्व, टोपी के नीचे से झांकता हुआ वह सुंदर और शालीन चेहरा। अन्ना की नजरें ठंडेपन से गर्मजोशी की ओर, शत्रुता से उलझन की ओर बदल रही थीं। दोनों बाहर से शांत थे, पर अंदर प्रेम का तूफान था। क्रिसमस पर अन्ना ने नया हेयर स्टाइल और हल्का मेकअप किया, लेकिन दादा के साथ कस्बे में त्योहार मनाने से मनाकर अकेले बैठक में बैठी रही। वह उस छवि का इंतजार कर रही थी जो अब तक नहीं आई थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पियानो के पास गई और बाख की प्रील्यूड बजाने लगी। चार्ली के हाथों से निकलती मधुर धुन पानी की तरह बह रही थी और अन्ना की गर्दन हल्के से कांप उठी। वह अपना दिल खोलना चाहती थी। दुश्मन से प्यार का डर था। धुन खत्म होने पर चार्ली धीरे से अन्ना के पास आया, पर बस उसके पीछे खड़ा होकर उसके हाथ को देखता रहा, बिना कोई कदम बढ़ाए। अन्ना की चाहत अधूरी रह गई। उसका डर चार्ली ने पूरा कर दिया। चार्ली ने क्रिसमस की शुभकामनाएं कहकर जल्दी से कमरे को छोड़ दिया। उसके कदमों की आवाज दूर होती गई और घर फिर से शांत हो गया। बस अन्ना के दिल में हलचल मची रही। अंधेरे में अन्ना चुपके से चार्ली के कमरे में गई और वह मफलर उठाया जिसमें उसकी गर्माहट थी। वह उसकी खुशबू में खोई थी और उसके पत्र चुपके से देख रही थी। वह उसके बारे में सब जानना चाहती थी। उसकी खुशबू वाले बिस्तर पर लेटकर मीठी नींद में डूब गई जब तक बाहर गाड़ी की आवाज से नहीं जागी। वह भागी, लेकिन पत्र हवा में उड़कर गिर गए। जब चार्ली लौटा और फर्श पर पत्र देखे तो उसे अन्ना की भावनाओं का एहसास हुआ। अगले दिन अन्ना बंदरगाह पर जाकर मछलियों की टोकरी लाई।
लेकिन चार्ली पुल पर उसका इंतजार कर रहा था। वह मजबूत और शांत होकर उसके पास से गुजरा। दोनों ने एक दूसरे की धड़कन महसूस की, पर कोई पहल नहीं कर सका। उत्तर स्पष्ट था, पर साबित करने का मौका नहीं था। जर्मन सेना के दबाव में फ्रांस में प्रतिरोध संगठन बना और अन्ना का पड़ोसी उनमें से था। पड़ोसी ने अन्ना से संपर्क किया, उम्मीद की कि वह बच्चों की देखभाल में मदद करे। अन्ना समझ गई कि पड़ोसी जर्मन सेना पर हमला करेगा जब प्यार युद्ध से टकराता है। उसने दिल की सच्चाई चुनी। अंत में अन्ना ने पड़ोसी की बात मानी। रात में अन्ना ने खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी। वह पड़ोसी था जिसने चार्ली की कार के नीचे बम रखा था। उसकी प्रवृत्ति ने उसे दूसरी मंजिल की ओर दौड़ने को प्रेरित किया ताकि वह चार्ली को आगाह कर सके। लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही वह संकोच करने लगी। भयभीत होकर दुविधा में फंस गई। दुश्मन और इंसान उसके भीतर संघर्ष कर रहे थे। अन्ना ने आखिरकार चार्ली के दर्द को महसूस किया, क्योंकि पिछली रात उसने सुना था कि चार्ली और दो कप्तान बहस कर रहे थे। कप्तान मानते थे कि हारने वाले देश के लोगों के कोई मानवाधिकार नहीं होते, लेकिन चार्ली ने शांति से रहने को कहा। अंत में कुछ लोग असहमति में अलग हो गए। चार्ली नहीं जानता कि कैसे चुने, चाहे सार्वजनिक रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से, वह इस युद्ध से बच नहीं सकता। अन्ना ने भी वही निर्णय लिया, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति वफादार रहते हुए। वह पूरी रात खिड़की के पास जागती रही, जब तक कि अगली सुबह चार्ली के दो दोस्त कार में नहीं बैठ गए। जैसे ही कार स्टार्ट होती, उसमें विस्फोट हो जाता। अन्ना की पुतलियां बड़ी हो गईं। वह तनाव में थी। ऊपर से चार्ली के कदमों की आहट सुनकर वह तेजी से बैठक की ओर भागी। जैसे ही चार्ली दरवाजा खोलने वाला था, अचानक बाघ की धुन बज उठी, जैसे गोलियां बंदूक से निकल रही हों, एक दूसरे का पीछा करती हुई। डर था कि कहीं देर न हो जाए। चार्ली भी स्तब्ध रह गया। जब से वह घर आया, यह पहली बार था जब उसने प्रेम की बात की। चार्ली चुपचाप देखता रहा और अन्ना की भावनाएं जैसे उंगलियों पर दौड़ती सुरों की तरह थीं, जैसे वह दम तोड़ने वाली थी। अचानक बाहर जोरदार धमाका हुआ। चार्ली ने अविश्वास में उसे देखा। भौहें सिकुड़ी, आंखों में आंसू थे, और फिर वह तेजी से बाहर भागा। वह किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन उसके साथी जिंदा जलकर मर गए। अन्ना भी चुपचाप आंसू बहाने लगी। उसने बिना चुप्पी तोड़े अपने देश की सेवा की और खुद को भी बचा लिया। जर्मन सेना ने अन्ना के पड़ोसियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी जिंदगी का अंत आ गया। जर्मन सेना के जाने के बाद अन्ना ने पड़ोसी के बच्चों को अपने पास रख लिया। उस रात चार्ली बिना कुछ कहे घर लौटा और चुपचाप सामान लेकर जाने लगा, लेकिन दादाजी ने उसकी चुप्पी तोड़कर उसे रोक लिया। चार्ली ने रुककर जवाब दिया। वह दादा पोते से विदा लेने आया था, क्योंकि वह आज रात रूस के मोर्चे पर जाने वाला था। अन्ना हमेशा की तरह चुपचाप सुन रही थी। जब चार्ली ने विदाई की बात की तो उसके आंसू पहले ही गालों पर बह रहे थे, लेकिन उसने भावनाओं को दबाने की कोशिश की और आखिरी शब्द कहे। ये कहकर वह मुड़ गया। अन्ना अब अपनी भावनाएं रोक नहीं सकी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ बाहर तक पीछा करते हुए अन्ना की भावनाएं सिसकियों में बाहर आ गईं। गहरे आलिंगन और गर्म चुंबन के बिना दोनों की आंखें एक दूसरे में खोई थीं। यह उसकी पहली बात थी, और यह 2 शब्दों से ज्यादा नहीं थी। दोनों युद्ध की क्रूरता को समझते थे। उन्हें अपनी भावनाओं को समुद्र की गहराई में, मासूम धुनों में गहराई से छुपाना था, और समुद्र से भी गहरी नजरों में छुपाना था। सब कुछ जैसे पक्षियों का पानी पर से गुजरना, जो लहरें उठाता है लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ता। शायद पछतावा हमेशा अपरिहार्य होता है, लेकिन विश्वास है कि वह व्यक्ति जो कभी प्यार में था, कहीं न कहीं है। खुद को कभी कभी याद कर लिया करो।